ऐसे हिंदी वर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बैंकिंग पर बात की थी, हमने बैंकिंग सिस्टम को पूरा समझा था। कौन सी बैंक किस प्रकार की होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और विभिन्न बैंकों में क्या क्या अंतर होते हैं, किस बैंक का काम स्पेसिफिक रूप से कौन सा कार्य होता है और ये इसका नियमन विनियमन निरीक्षण निगरानी कौन करता है, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने आरबीआई को पढ़ लिया उससे पहली वाली क्लास में, इसके बाद हमने कल बैंकिंग सिस्टम को पढ़ लिया। अब इसमें से जो मैंने आपसे लास्ट क्लास बोला था, जो भी टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं कुछ भी जो बचेगा, हम उसको इससे अगली वाली क्लास में मौद्रिक नीति से संबंधित अन्य अवधारणाओं के साथ इसको पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौद्रिक नीति की। नए स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले वो अगर डायरेक्ट इसी टॉपिक को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर वो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सेकंड, उससे क्लासेस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हमारी इकोनॉमी की ओरिएंटेशन क्लास, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मौद्रिक नीति होती क्या है। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डालेंगे मौद्रिक नीति और इसकी परिभाषा लिखिए। मौद्रिक नीति एक आर्थिक नीति है, सीधा सा लिखिए, आर्थिक नीति है जिसे देश का केंद्रीय बैंक लागू करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरें और ऋण प्रवाह को नियंत्रित करना है ताकि आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो ये क्या हो गई आपकी मौद्रिक नीति की परिभाषा। तो अब हम क्या देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका सीधा सा उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, यानी आपका क्या इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना होता है। सेकंड क्या आपका आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तीसरा क्या है, रोजगार के अवसर पैदा करना, लिखते जाइए साथ में, रोजगार के अवसर बढ़ाना। चौथा क्या है, मुद्रा और विदेशी विनियमन दरों में स्थिरता बनाए रखना। इसके 4 पॉइंट्स हो गए, आपने लिख लिया है। आप देखेंगे कि मौद्रिक नीति आरबीआई कैसे अपनाता है। आप देखिए परिभाषा तो आपकी हो गई। अब हम समझते, देखिए जैसे हमने आपको आरबीआई पढ़ाया था, तब आपसे बोला था कि उसके कार्यों में क्या एक प्रमुख कार्य क्या आता है, मौद्रिक नीति निर्माण। मौद्रिक नीति का निर्माण क्यों किया जाता है, देखिए किसी भी देश में जो हमारी आपूर्ति और मांग जो श्रृंखला चलती है वो कभी कभी असंतुलित हो जाती है। कैसे, जैसे आपूर्ति ज्यादा हो गई कभी मांग कम हो गई, कभी मांग ज्यादा हो गई कभी आपूर्ति कम हो गई। तो क्या होता है, कभी महंगाई बढ़ती है कभी मंदी आती है। हम इन जो शब्दावली इससे परिचित हो चुके हैं पहले। तो इन सभी को नियंत्रण करने के लिए क्या लाती है बैंक, मौद्रिक नीति। और सेकंड किसके लिए लाती है कि देखिए बैंकों को पैसे की जरूरत तो पड़ती है, तो इसको पैसा कौन उपलब्ध कराता है, आरबीआई कराती है। और बैंकों पर नियंत्रण किसके माध्यम से करती है, आरबीआई, मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो देखिए अब देखते हैं हम वो जो नियंत्रण करती है वो कैसे करती है। तो आप फर्स्ट आपकी अवधारणा को पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, वो है रेपो रेट। रेपो रेट को अच्छे से समझना है, फोकस होकर सुनिएगा। हेडिंग डालिए रेपो रेट। इसकी परिभाषा क्या है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण, और इसके ब्रैकेट में डालेंगे 1 से लेके 14 दिन, 14 दिन ऋण प्रदान करता है। इसका सीधा सा मतलब है, इसमें याद करने की चीज क्या है, सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों को रेपो रेट पर क्या मिलता है, लोन मिलता है, लोन देती है, ये लोन देती है। और सिर्फ क्या, अल्पकालिक ऋण, ना कि मध्यकालिक, ना कि अधिक काल के लिए, मतलब अधिक समय के लिए। तो क्या अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण का मतलब क्या है, 1 से लेके 14 दिन। और मध्य का मतलब क्या होता है, 14 से लेके कितना आपका 91, 91 से क्या होता है फिर 364। ये आपकी अवधियां होती हैं। अब विशेषताएं क्या है, अब देखिए ये तो सिर्फ ये रही आपकी अधूरी परिभाषा। अब इसकी पूरी क्या होगी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, इसके आगे लिखिए, आरबीआई द्वारा यह ऋण सरकारी प्रतिभूतियों या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में लिखिए, के आधार पर दिया जाता है।
यह ऋण आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आधार पर दिया जाता है, सीधा सा। अब इसमें समझने की चीज क्या है, देखिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। सरकार क्या करती है, हमेशा सरकार कुछ पत्र प्रकाशित करती है। वो बोलेगी कि ये पत्र है, ये कितनी रेट का है, ये 1000 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है। इस पर क्या होगा, भारत सरकार के साइन होंगे। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करती है आरबीआई सरकार के तरफ से। तो इसको इसने जारी किया तो किसमें किया, 1000 रुपए में, इसके साइन है। यानी आरबीआई की गारंटी होगी, अगर ये कागज लेकर हम उसके पास पहुंच गए कि मेरे पास यह कागज है, यह प्रतिभूति है, तो मुझे इसके बदले 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये होता है सरकारी प्रतिभूति। अब ये क्या होता है, इस पर ब्याज भी चलता है। और इसका प्रयोग सरकार क्यों करती है, इसका जो प्रकाशन है वो क्यों करती है, प्रकाशन करने का एक सीधा सा कारण है। देखिए इसको हम जब वित्तीय क्षेत्र पढ़ेंगे तब उसमें तो हम पढ़ेंगे इसको अलग से, लेकिन अभी तो हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसको जारी करने का एक ही कारण होता है, सरकार को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो क्या करती है, वो आरबीआई से बोलती हो कि आप एक काम कीजिए, 1 लाख, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ आपसे, 1 लाख गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या गवर्नमेंट या सरकारी प्रतिभूतियों का प्रकाशन कर दीजिए। अगर 1 लाख होंगे और प्रत्येक 100 रुपए का होगा तो कितने रुपए होंगे, 1 करोड़ रुपए। तो इसके माध्यम से क्या होगा, 1 करोड़ रुपए किसके पास पहुंच जाएंगे, आरबीआई। आरबीआई से कौन ले लेगा, सरकार। और सरकार किस में खर्च करेगी, जो भी उसको आवश्यकता होगी। कैसे, जन कल्याणकारी योजनाएं, मतलब लौट कर वो पैसा हमारे पास ही आ रहा है। लेकिन अब जिसने भी क्या लिया होगा, ये सरकारी प्रतिभूति ली होगी। सरकारी प्रतिभूति कौन ले पाता है, वित्तीय संस्थाएं या बैंक। अब इस पर ब्याज चलता रहेगा। ब्याज की इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा विनियमित की जाती है, कि वो बोल देती है कि मैं 2% महीने का या वर्ष का मैं ब्याज आपको उपलब्ध कराऊंगा, आरबीआई बोलता है। अब ये प्रतिभूति हमारे पास कितने साल के लिए रही, 1 साल के लिए रही किसी बैंक के पास। वो बैंक जाता है 1 साल बाद कि लीजिए अपनी प्रतिभूति और मुझे पैसा चाहिए, तो इसके बदले इसको पैसा मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे। आप देखिए कैसे, अब बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूति हमेशा होती है। कैसे होती है, क्योंकि उसको जब आरबीआई को आवश्यकता पड़ती है तो प्रतिभूतियों को किसको देता है, बैंकों को। तो बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियों का थोड़ा सा भंडार होता है। अब जब उसको रेपो रेट के माध्यम से लोन लेना होगा किसी भी बैंक को, मान लीजिए ये बैंक है आपकी, ये बैंक है और ये है आपकी क्या, आरबीआई। ये आरबीआई है आपकी। अब आरबीआई इसको ये लोन लेने गया किसी दिन कि भाई मुझे लोन लोन चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, अल्पकालिक, यानी 1 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में किसी भी अवधि के लिए लोन चाहिए। तो ये बोलेगा ठीक है, कितनी का चाहिए, तो ये बोलेगा कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो ये बोलेगा कि तुम्हें कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कि मतलब मैं कैसे मानूं कि तुम 1 लाख रुपए वापस कर दोगे, तो मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि हम जब बैंकों से कुछ लोन लेने जाते हैं तो वो हमेशा आप अपने पास क्या रखवाता है, सिक्योरिटी रखवाता है। जमीन या कुछ भी आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रखना पड़ता है। तो इसी तरह बैंक क्या रखती है गिरवी, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति कुछ नहीं होता, एक कागज होता है जिस पर सरकार का लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, जैसे कि आपने नोट पर पढ़ा होगा सीधा सा। तो रेपो रेट किसके आधार पर मिलती है, ये इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है आरबीआई को, आरबीआई इसके बदले क्या देती है, पैसे देती है, लोन देती है किसको, बैंक को। अब रेपो रेट का मतलब क्या है, ये तो होगी रेपो या मौद्रिक नीति का एक उपकरण हो गया रेपो अकेला। अब ये दर क्या होती है, अब इसने मान लीजिए 100 रुपए लिया है लोन बैंक ने आरबीआई से, 100 रुपए की उसने क्या रख दी, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दे दी। लेकिन देखिए ब्याज तो आपका लगेगा, भले ही आपने गिरवी कुछ रखा हो या नहीं रखा हो। तो इस पर जो ब्याज लगता है उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अभी वर्तमान में कितना चल रहा है, अगर हम दिसंबर 2024 की बात करें तो ये आपका सीआरआर इतना चल रहा है, रेपो रेट चल रहा है आपका 6.50। तो इसको आप लिख लीजिए इस चीज के नीचे। अब विशेषता में क्या देखेंगे, रेपो दर बढ़ने पर ऋण महंगा होता है और नकदी में कमी आती है। अब इसको हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए।
एक मिनट इसको समझ भी लेंगे हम साथ में ही, और बाद में तो इसको अच्छे समझेंगे। वो है कि देखिए, अगर रेपो रेट अभी मान लीजिए 6% है, 6.50 है, अगर सरकार क्या कर, या आरबीआई इसको क्या कर देगी 10%, तो जो बैंक्स लोन लेने जा रही हैं आरबीआई से, किस लिए लेती हैं? वो लोन लेती हैं आगे, आगे वो क्या करेगी, अन्य बैंकों को, अन्य बैंकों को, अन्य बैंकों को लोन देगी। सीधा सा क्या, आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देती है, तो ये बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर यानी कि हम ग्राहक, जनता जो लोन लेने जाती है, उसको ये क्या देती है, लोन। तो अगर पैसा कम होता है बैंक के पास, तो बैंक कहाँ जाता है, आरबीआई के पास, रेपो रेट के माध्यम से लोन लेने के लिए। अब इसके पास पैसा अब कम है, लेकिन ये किसके पास गया, आरबीआई के पास। ये आपका आरबीआई है, ये इसके पास गया, तो ये बोलेगा कि मेरी जो रेपो रेट है वो 10% है, यानी तुम्हें 10% ब्याज देना होगा। तो बैंकों का मनोबल टूटता है, वो बोलेगा कि मैं खुद जनता से अगर बोलूंगा कि मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए, तो जनता मुझसे ऋण नहीं लेगी। इसका सीधा सा मतलब है बैंकों का आरबीआई से जो लोन लेने का वो है, वो बहुत कम होगा, ये प्रवृत्ति आपकी बहुत कम होगी। तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, बैंकों बैंक रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई से लोन कम लेंगे। इससे क्या होता है, नकदी में कमी आती है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर बैंक लोन कम लेंगे किससे, आरबीआई से, तो इनके पास भी पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो ये जनता को भी लोन कम देंगे। तो कम पैसा देंगे तो क्या होगा, जो पूरा मार्केट या अर्थव्यवस्था चल रही है, इसमें मार्केट में पैसा कम होगा। पैसे को यहाँ पर क्या बोला है, नकदी यानी कैश, कैश कम होगा। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब पैसा ज़्यादा होता है तब क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, रेपो दर के माध्यम से। अगर सरकार को लगता है कि मार्केट में महंगाई बहुत चल रही, तो वो क्या कर देगा, सीधा सीधा रेपो रेट को बढ़ा देगा, बस। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से उनकी अधिशेष नकदी जमा करता है। क्यों करता है, कारण वही है, अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो गया है, यानी लोगों ने अपना पैसा ज़्यादा जमा कर दिया है, किस पर, जनता ने किस पर, बैंकों में, और बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है, वो इस पैसे का क्या करेगी, वो लोन देगी ज़्यादा। लोन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, और पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगी, मुद्रास्फीति। तो इससे बचने के लिए आरबीआई क्या करती है, वो बोलती है कि लाओ जो एक्स्ट्रा पैसा है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो। तो बैंक बोलेगी मैं क्यों दूं, तो वो बोले कि मेरी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, मेरे पास कुछ सरकारी प्रतिभूतियां हैं 1 लाख रुपए की, वो तुम रख लो, और जो बाकी का जो पैसा है 1 लाख रुपए वो मुझे दे दो, और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर तुमको ब्याज मिलता रहेगा मेरे द्वारा, मैं देता रहूंगा ब्याज तुमको। तो सीधा सा आप समझ गए, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट अगर क्या करना है आपको, अगर आपसे देखिए अप्लाइड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, रेपो रेट पर पूछा गया है, रिवर्स रेपो रेट पर पूछा गया है। रिवर्स रेपो रेट पर हम क्या करेंगे, मतलब आरबीआई क्या गतिविधि अपनाएगी या क्या कार्य करेगी कि मुद्रास्फीति कम हो या मार्केट से जो नकदी हो वो कम हो। तो नकदी के लिए क्या करेगी, वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी, यानी वो बोलेगी कि मुझे तुम 1 लाख, बैंकों से बोलेगी कि तुम मुझ पर जो एक्स्ट्रा पैसा है बैंक का, तुम्हारे पास जो पैसा है एक्स्ट्रा वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10%, ये एग्जाम्पल है सिर्फ अभी, 10% ब्याज उपलब्ध कराऊंगा मैं, आरबीआई बोलेगा, और इसके बदले क्या करूंगा मैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुम रख लो मेरी। तो ये क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट अगर इसने बढ़ा दिया है तो बैंक बोलेंगे कि देखिए आरबीआई के पास मेरी सुरक्षा है ही कि पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर वो जनता को लोन देता है तो हमेशा उसको डर बना रहता है कि लोन वापस आएगा या नहीं। तो बैंकों के पास एक सुरक्षित मौका होता है और एक अच्छा मौका होता है कि मुनाफे का भी, कि उसको 10% ब्याज मिल रहा है, एग्जाम्पल। अब रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है अभी, 3.35%। देखिए कम नहीं होता है, अगर हम 1 करोड़ रुपए पे बड़ी बात करें तो सीधा सीधा ये 3 लाख रुपए, 35,000 रुपए होता है लगभग। और ये आप जब बैंकों से संबंधित डाटा को पढ़ेंगे
तो डाटा आपका हजारों करोड़ों या लाखों करोड़ों में जाता है सीधा सा। तो इसकी विशेषता क्या है? वही कि नकदी की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। मैंने आपको बता दिया कि उपयोगी कैसा होता है। अगर देखिए, एक ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ रही होगी तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुझसे अब कोई पैसा ले ज्यादा, वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? वो चाहता है कि जो बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो मुझे दे दें, ज्यादा मुनाफे के लालच में। तो ये काम करता है रिवर्स रेपो रेट। और कैसे काम करता है रेपो रेट, हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। ये डाटा दिया है हाल ही में, दिसंबर 2024 का डाटा है ये, आप इसको नोट कर सकते हैं। साथ साथ में सभी रेट लिखी गई हैं इस पर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है बैंक रेट। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि सर ठीक है, ये तो मान लिया मैंने कि रेपो रेट में तो क्या होता है, 1 से लेकर 14 दिन यानी अल्पकालिक के लिए। अल्पकालिक के लिए क्या लेती है बैंक? आरबीआई से लोन लेती हैं अल्पकालिक के लिए। लेकिन अगर ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तो क्या करेंगे? तो ज्यादा टाइम के लिए क्या होता है, एक अलग रेट होती है बैंक रेट। तो बैंक रेट की परिभाषा क्या होती है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। अब इस पर क्या मिलती है आपको? कटौ कटौती दर की आधार पर मिलता है। इसकी सही सही परिभाषा है, आप तो एक तो आपके सामने लिखी हुई है, और ये क्या लिखा है? बिना सिक्योरिटीज के। अब इसमें एक चीज अच्छी है बैंकों के लिए कि बैंकों को सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। किसके पास? आरबीआई के पास, जो कि आपकी रेपो रेट में रखनी पड़ती थी। बैंक दर में कोई भी बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण लेता है, वो भी बिना सिक्योरिटी रखे हुए या बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए आरबीआई के पास। तो ये आप समझ गए कि बैंक रेट क्या होता है और रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर क्या होता है सीधा सा। अब इसमें एक चीज और समझने की है। अब आप लिखेंगे इसके आगे, इसके अंतर्गत आरबीआई सीधे ऋण या लोन उपलब्ध कराता है अथवा बैंकों के वाणिज्यिक प्रपत्र पर डिस्काउंट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अब आपने जो परिभाषा लिखी, ये परिभाषा किसकी है? कटौती दर। कटौती दर क्या होती है? यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, कटौती दर। कटौती दर यानी डिस्काउंट रेट। अब बैंक दर कितनी होती है? हमेशा एमएसएफ के बराबर होती है। ये हम अभी आगे देखेंगे एमएसएफ क्या होता है। अभी आपने जो कटौती दर लिखा, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? कटौती दर का सीधा सा मतलब होता है, मान लीजिए बैंक 1 लाख रुपए लेने गए, किससे? आरबीआई से। ये आपकी बैंक है, ये लोन लेने गई आरबीआई के पास। इसने बोला कि 1 लाख रुपए दे दो। आरबीआई ने बोला कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 2% ब्याज पर मिलेगा। तो आरबीआई 1 लाख रुपए ना देते हुए इसको कितना देगी? सिर्फ 98,000 या 98,000 रुपए देगी। क्यों? वो अपना ब्याज पहले ही कट कर लेगी। इसी को बोलते हैं कटौती दर या डिस्काउंट रेट। बैंक दर हमेशा किसके बराबर होती है? एमएसएफ के बराबर होती है। तो वर्तमान में बैंक रेट कितना है? 6.75%। आप इस चीज को भी समझ गए होंगे कि रेपो रेट, इसमें सिक्योरिटीज क्यों नहीं रखनी पड़ती? सिक्योरिटी इसलिए रखनी पड़ती क्योंकि आरबीआई को एक फायदा होता है कि उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, यानी ब्याज ज्यादा मिलता है। कितना मिल रहा है अभी? 0.25% ज्यादा मिल रहा है। तो हमेशा आप एक चीज देखेंगे कि रेपो रेट से हमेशा बैंक रेट होगा वो ज्यादा ही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर। सीआरआर क्या होता है? अब दो कॉन्सेप्ट हैं आपके, सीआरआर और एसएलआर। आप एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए, ये है आपका आरबीआई और ये है आपका कौन बैंक है? कोई भी बैंक मान लीजिए, एसबीआई मान लीजिए आप, तो सबसे फेमस बैंक। अब नियम, आरबीआई ने नियम बनाए हैं कि दो प्रकार की क्या होगी आपकी सीआरआर होगा, एक घटक होगा सीआरआर, एक होगा एसएलआर। तो सीआरआर की आप पहले परिभाषा लिख लीजिए। वाणिज्यिक बैंकों चाहे वो देसी हो या विदेशी, को अपनी सकल जमाओं का
एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद में रखना अनिवार्य होता है। यानी यदि यह वह न्यूनतम प्रतिशत है, वही बात है, यह वह न्यूनतम प्रतिशत है जो प्रत्येक बैंक को अपनी शुद्ध मांग और समय देयताओं का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। अब एक वर्ड आया है आपका एनडीटीएल। एनडीटीएल की फुल फॉर्म क्या है? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। अब आपने जब भी आप खाता खुलवाते हैं अपनी बैंक में, तो आप दो प्रकार के बैंक खाते देखते हैं। खाते में क्या है आपका? एक तो है मांग जमा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इसको समझा था कि मांग, और ये एक होता है टाइम, समय जमा। दो प्रकार से होती है। समय जमा में क्या क्या आता है आपका? एफडी यानी सावधि जमा, और सेकंड क्या आता है आपका? आवर्ती, रिकरिंग अकाउंट, आवर्ती जमा। इसमें क्या होता है? आपने एसआईपी का नाम सुना होगा, या आपने सीधा सीधा ये सुना होगा कि आप हर महीने 1000 रुपये भरेंगे तो 10 साल बाद आपको इतना रुपये मिलेगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? समय जमा के अंतर्गत। समय जमा यानी एक टाइम बाद आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, या आपका पैसा वापस मिलेगा, आपको पूंजी वापस मिलेगी। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी आप 1 लाख रुपए जमा कर देंगे 6 साल के लिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1,25,000 रुपये मिल जाएंगे 6 साल बाद, सीधा सा। तो आप समझ गए होंगे कि सीआरआर एनडीटीएल क्या होता है। अब एनडीटीएल यानी बैंकों के पास जितना पैसा कौन सा है? एनडीटीएल वाला। तो उसका एक न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम परसेंटेज, और इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है आरबीआई, ये कितना रखना है। तो किसके पास रखना पड़ता है उसको? आरबीआई के पास। अब ये भी देखते हैं क्यों रखना पड़ता है। ये इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी बैंक दिवालिया हो जाती है, यानी दिवालिया का सीधा सा मतलब क्या होता है? उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। किसके? जो जिनके पैसे इसके पास जमा थे, उनका कर्ज वापस करने, या उनका कर्ज चुकाने के लिए, या उनका पैसा वापस करने के लिए इसके पास रुपए नहीं बचे हैं। तो वो न्यूनतम प्रतिशत जो इसने पैसा रखा था, वो इसका प्रयोग किस में करेगी? उन लोगों को पैसा वापस करने में, साथ में खुद से भी कुछ पैसा इसमें सम्मिलित करेगी। तो आप समझ रहे हो कि सीआरआर रखना क्यों अनिवार्य होता है। सीआरआर से एक चीज समझिए, नगद आरक्षित अनुपात, कैश में रखना पड़ता है हमेशा। कैश आप जानते हैं कैश क्या होता है। सीआरआर रखना पड़ता है किसके पास? आरबीआई के पास। कि वो बैंकों को बुलाता है कि सोमवार को मिलना और एक काम करना, अपने अपने आपके पास 1-1 लाख रुपए हैं, 1-1% लेकर आना। सीआरआर अभी कितना परसेंट चल रहा है? 4% चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एनडीटीएल किसी बैंक का 1 लाख है, तो वो क्या बोलेगा? 4,000 रुपये मुझे दे जाना, सोमवार को मेरे पास रखा रहेगा ये पैसा। अब सेकंड क्या है आपकी? सेकंड है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। जो पैसा आप आरबीआई के पास रख रहे थे, वो हो गया आपका सीआरआर। अब कुछ मात्रा में पैसा एनडीटीएल का ही कुछ हिस्सा किसके पास रखना पड़ता है? बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है, एक अलग अकाउंट में। यानी जिससे आप लेन देन कर रहे हैं वो अकाउंट अलग होगा, और जिसमें आप क्या रख रहे हैं? अपना एसएलआर रख रहे हैं, तो वो अकाउंट अलग रहेगा। अभी आपका क्या चल रहा है? सीआरआर कितना चल रहा है आपका? 4%, और एसएलआर इसमें 80% चल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? बैंकों का अगर एनडीटीएल 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, तो इसमें से कितना? 4,000 वो किसको देगा? आरबीआई को, कि आप अपने पास रख लीजिए, और 18,000 रुपए वो खुद के पास रखेगा, सेल्फ खुद के पास रखेगा। अब इसमें एक चीज, सिर्फ एक चीज का और डिफरेंस है, इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है। क्या? आरबीआई के पास जो वो सीआरआर रखता है, नगद आरक्षित अनुपात रखता है, तो वो क्या रखता है? कैश में रखता है, क्योंकि उसका नाम ही है क्या? कैश। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका नाम ही क्या? कैश से संबंधित है। और इसमें क्या कर सकता है वो? जो एनडीटीएल का कितना परसेंट रखना है? 18%। तो जरूरी नहीं कि वो कैश में हो, वो कैश में हो भी सकता है, कुछ मात्रा में कैश में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूतियों में हो, बॉन्ड में हो, या कुछ भी एसेट्स हो यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह, यानी इतने की प्रॉपर्टी हो, तो वो रख सकता कितना? 18%।
अब सीआरआर एसएलआर का प्रयोग भी कैसे करते हैं? बैंकों की नकदी तरलता और क्रेडिट वृद्धि पर नियंत्रण करता है। कैसे करता है? जैसे मैंने आपको रेपो रेट में समझाया, रिवर्स रेपो रेट में समझाया। इन सभी जो घटक हैं या तत्व हैं, इनका यूज कैसे करता है आरबीआई? मुद्रास्फीति नियंत्रण में, और पैसे का जो लेन देन है या तरलता है, लिक्विडिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लिक्विडिटी को क्या करता है? नियंत्रण करता है। एसएलआर बढ़ाने से बाजार में लोन देने की क्षमता कम होती है। अब आप समझ गए होंगे कि एसएलआर अगर बढ़ता है, एसएलआर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अभी 18,000 रुपये उसको खुद के पास रखना पड़ रहा है। यदि आरबीआई बोलेगी तुम्हें 18 की जगह कितना रखना है, 30,000 रुपये खुद के पास रखना है, 4,000 में इसको देना, तो आपके पास 34,000 रुपये बचे हैं। अब इस 34,000 में से अब बैंक के पास टोटल कितना था? 1,00,000 रुपए। तो उसके पास अब पैसा कम बचा है पहले के मुकाबले, तो वो क्या करेगा? लोन कम देगा, यानी लोन देने की क्षमता कम होती। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लें कि सीआरआर का मतलब होता है कि अपनी जो एक न्यूनतम प्रतिशत होता है किसका? एनडीटीएल का। हमेशा ये वर्ड याद रखें, इसको लिख सकते हैं आप सकल मांग समय देयताएं, देयताएं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो एनडीटीएल का एक न्यूनतम प्रतिशत किसके पास रखता है? आरबीआई के पास। तो ये क्या कहलाता है? सीआरआर, जो कि आपको कैश में रखना पड़ता है। अब बैंकों को खुद के पास एक क्या रखना पड़ता है? एनडीटीएल का एक न्यूनतम प्रतिशत, जिसको आप किसी भी रूप में रख सकते हैं, कैश में भी, एसेट्स में भी, बॉन्ड में भी, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी। तो वो क्या होता है? आपका एसएलआर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब ये क्या है? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है? ये 2011 में शुरुआत की गई थी इसकी। यह एक सुविधा है जिसके तहत बैंक अपनी आवश्यकता के समय आरबीआई से रात भर के लिए उधार ले सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए बैंकों को ज्यादा आवश्यकता पड़ती है किसकी? पैसे की, तो वो आरबीआई के पास जा सकता है, बोल सकता है कि मुझे एनडीटीएल, यानी मेरी जो एनडीटीएल है 1,00,000 रुपए, उसका 1% तक क्या दे दो, मुझको ऋण दे दो। यानी मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है? 1%, यानी 1,000 रुपये मुझको उधार दे दो। अब इसकी सही परिभाषा क्या होगी? इसमें वाणिज्यिक बैंक अपनी आकस्मिक वित्तीय आवश्यकता के एक दिवसीय ऋण, लिखते जाइए साथ में, जो कि एनडीटीएल का 1% तक ले सकते हैं। इसमें बैंक एसएलआर में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का भी उपयोग कर सकते हैं। अब सीधा सा क्या मतलब है कि आरबीआई ये है, ये आपकी बैंक है, ये इसके पास गई कि मुझे सिर्फ एक रात के लिए लोन दे दो, इतना इतना पैसा। तो आरबीआई क्या बोलेगी सीधा सा कि तुम्हारे पास जो एसएलआर रखा हुआ है कितना परसेंट, अभी वर्तमान में कितना चल रहा है? 18%। तो इसमें कुछ मात्रा में क्या रखी होंगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी होंगी, तो उनका प्रयोग कर लो और बाकी का मुझसे पैसा ले लो। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतनी है कि वो एनडीटीएल का 1% हो रहा है, यानी पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंतर्गत है, तो क्या बोलेगा कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी प्रयोग कर सकते हो। यानी एसएलआर के रूप में आप जो कैश रखे हुए हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखे हुए हैं, तो एमएसएफ में क्या कर सकते हैं लोन लेते वक्त, कि आप उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी खुद के पास रखी हुई प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, क्या वो अपने मन से नहीं कर सकता? तो नहीं, आरबीआई हमेशा नियंत्रण, निगरानी और निरीक्षण करता रहता है। वह हमेशा बनाता रहता है कि आपके पास एसएलआर 18% है या नहीं। अगर आपके पास 0.1% भी इधर उधर होता है, तो वो सीधा सा क्या करेगा? नोटिस भेजता है और आप पर कार्रवाई होती है किसी भी बैंक पर। अब क्या है? रात भर के लिए उधार ले सकते हैं, एनडीटीएल का कितना? 1% तक। यह सुविधा बैंकों को आपातकालीन स्थिति में प्रदान की जाती है। एमएसएफ दर रेपो रेट से अधिक होती है। अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटीज नहीं रख रहा है। किसके पास नहीं रख रहा है? आरबीआई के पास। और इसकी जो मात्रा है पैसे की वो भी ज्यादा है। तो क्या होता है इसमें? रेपो रेट से हमेशा इसकी रेट ज्यादा होती है। तो आपको हमेशा याद भी रखना है कि किसकी रेट किससे ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट से किसकी ज्यादा होती है? बैंक रेट, बैंक रेट की रेट ज्यादा होती है, दर ज्यादा होती है ब्याज की। और एमएसएफ की
रेट भी ज़्यादा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या है? SDFR, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। इसकी शुरुआत कब की गई? 2022 में। क्यों की गई? क्योंकि उस समय था लॉकडाउन का। लॉकडाउन में जो मंदी हुई देश में कि लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां लगभग बहुत कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो चारों तरफ क्या हुआ? मार्केट में डिमांड एकदम से बढ़ी। मार्केट में जो पैसा था वो एकदम से आया। पैसा आने से क्या हुआ? मुद्रास्फीति बढ़ी, और मुद्रास्फीति बढ़ी तो सीधा आरबीआई ने बोला कि कुछ करना पड़ेगा। तो सिर्फ रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा था, जनता का कुछ वर्ग ऐसा था जिसके पास पैसा था, और कुछ वर्ग ऐसा था जिसके पास पैसा नहीं था। तो अगर वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से क्या करती? मुद्रास्फीति नियंत्रित करती, तो क्या होता? बैंकों के पास टोटल जो पैसा है वो कम होता और वह लोन कम देती। तो ऐसे व्यक्तियों को भी लोन कम मिलता जिनके पास पहले से पैसा नहीं है। तो SDFR क्या हुआ? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, इसकी फुल फॉर्म लिखिए। यह नई प्रणाली है जिसमें बैंकों को अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास बिना गारंटी के रखने की अनुमति दी जाती है। अब ये रहा आपका आरबीआई, और ये रहा आपका क्या? बैंक। अब आरबीआई बोलेगा कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। कैसे आ गया है? बहुत से लोगों ने सेविंग कर ली है, तो वो पैसा जो एक्स्ट्रा आया है आपके पास, वो पैसा मेरे पास रख दो। किसके तहत? SDFR के तहत। अब ये बोलेगा कि आप इसके बदले मुझे कुछ दोगे, तो वो बोलेगा मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरी नई योजना है, मेरा नया नियम है। क्या है? SDFR। तुम जो भी एक्स्ट्रा पैसा है जल्दी से निकालो और मुझको दो। कब शुरू की गई? 2022 में। इसके बदले में आरबीआई कुछ नहीं देता है इसको, बैंक को, ये पैसा अपने आप रख लेता है। और जब आरबीआई को लगेगा क्या कि मार्केट में पैसा कम हो रहा है, यानी मंदी की ओर बढ़ रहा है क्या मार्केट, तो वो ये पैसा किसको दे देगा? बैंक को वापस, सीधा सा। यानी वो वापस तो करेगा, लेकिन इसके बदले कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखेगा। अब है मार्केट स्थिरीकरण योजना यानी MSS। MSS क्या होता है? हमने अभी तक जो पढ़ा, क्या हमने? बैंक रेट पढ़ लिया, बैंक रेट। हमने रेपो पढ़ लिया, हमने रिवर्स रेपो पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया? हमने SLR पढ़ लिया, हमने CRR पढ़ लिया, हमने अभी क्या? MSF पढ़ लिया। लेकिन जो आपका क्या होता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के माध्यम से आरबीआई द्वारा, मतलब ज्यादातर मौद्रीकरण या ज्यादातर संतुलन के लिए, मुद्रास्फीति संतुलन के लिए, या आप लिख सकते हैं वित्तीय अर्थव्यवस्था संतुलन के लिए, जो क्या अपनाए जाते हैं? तत्व अपनाए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट या उपकरण अपनाए जाते हैं। वो उपकरण कौन कौन से हैं? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इसी जो योजना है, इसी स्कीम को क्या बोलते हैं? इस योजना को क्या बोलते हैं? इस योजना को बोलते हैं मार्केट स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, कि क्या इसके अंतर्गत बैंक रेट भी आती है या MSF भी आता है? तो नहीं, ये नहीं आता। इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही चीज आती है। क्या? दो चीज आती हैं। क्या आती हैं? एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे? इसकी विशेषता क्या है? इसका उद्देश्य मौद्रिक नीति को सुचारू बनाना है। 2016 में नोटबंदी के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। अब इसमें क्या लिखा है? CRR और SLR, इसमें दोनों की विशेषता होती है। सीधा सा इसको पढ़ लीजिए। अब मार्केट स्थिरीकरण योजना क्या है आपकी? सरकारी प्रतिभूति। इसको अच्छे से लिखेंगे, इसकी परिभाषा, एक सेकंड परिभाषा लिखिए जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बाजार से अतिरिक्त नकदी को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति और राजकोष बिल के जरिए
कम किया जाता है, जुटाई गई राशि को रिजर्व बैंक के एक अलग खाते में रखा जाता है। इसमें एसएलआर और सीआरआर दोनों की विशेषताएं हैं। और हमने आपको क्या बताया कि इसके अंदर क्या आता है, अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नहीं, ये इसकी विशेषता नहीं है। ये विशेषता होगी आपकी किसकी, एलएएफ की। सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था क्या इसमें, एमएसएस में और ये एलएएफ में। अभी हम एलएएफ पढ़ेंगे। तो सीधा से इसको मैंने आपको जो परिभाषा लिखवाई इससे शुरुआत करते हैं। अब अभी हमने जो बताया उसको रिमूव कीजिए माइंड से। अभी आपको हमने जो भी बताया इसमें, इसको रिमूव कीजिए। अब ये क्या है आपके लिए, ये स्कीम कौन लागू करता है, आरबीआई लागू करती है। वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है। इसी को बोलते हैं मार्केट स्थिरीकरण। अभी आपको जो पहले बताया वो थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें, वो एलएएफ से संबंधित था, मतलब वो एलएएफ के अंतर्गत आता था। तो आरबीआई इसको लागू करती है। इसका सीधा मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ पब्लिश करती है, बाजार में यानी मार्केट में। वो बोलती है इनको पब्लिश कर दो और जो पैसा है वो कहाँ रख लो, रिजर्व बैंक के एक अलग अकाउंट में। अब अकाउंट में इसको रखा है तो इसमें सीआरआर और एसएलआर की विशेषताएं भी हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे कैसे, सीआरआर इसका 1% वो आरबीआई के पास रखा होगा। मतलब यदि उन्होंने 1 लाख रुपए जुटाया है कहाँ से, जनता से या बाजार से, तो उसका 4% यानी कितना रखेंगे आरबीआई के पास, 4,000 रुपए। और 18% इसका एसएलआर कहाँ रखना पड़ेगा, उसी अकाउंट के पास। तो आप समझ गए होंगे ये योजना है। जैसे कि योजना क्या थी आपकी एसडीएफआर, इसी तरह की योजना क्या है, एसडीएफआर में सीधा सा क्या होता है, ये बैंकों पर नियंत्रण रखता है सीधा सा, कि बैंकों से बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा हो मुझको दे दो। और एमएसएस क्या बोलता है, एमएसएस डायरेक्ट आरबीआई क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति जारी करती है और सरकारी प्रतिभूति जारी करने के बाद पैसा जुटाती है वो मार्केट से। अब ये हो गया हमारा एमएसएस। अब चलते हैं एलएएफ। हम पहले इसकी बात कर रहे थे। अब एलएएफ में क्या क्या आता है आपका, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बाकी का कोई भी उपकरण इसके अंतर्गत नहीं आता। एलएएफ की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो एलएएफ बोलते किसको हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को साथ में ही क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ। तो आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधा है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को साथ में क्या बोलते हैं, एलएएफ। और इसको हमने समझ लिया कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है क्या। तो अब हम क्या समझेंगे, एलएएफ हमारा हो गया। अब हम समझेंगे एमसीएलआर। अब हमने ये देख लिया है कि इसकी ब्याज दरों को स्थिर करने और तरलता प्रबंधन। अब आपके पास एक कीवर्ड आया है क्या, तरलता प्रबंधन। तरलता का मतलब क्या होता है, तरलता का सीधा सा मतलब होता है यहाँ पर कितनी, मुद्रा से, यानी मुद्रा यानी धन। इसका मतलब अलग अलग हो सकता है मुद्रा और धन का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है मुद्रा और धन में। मार्केट में जितना भी पैसा है उसको क्या बोलते हैं आरबीआई की भाषा में, उसको बोलते हैं तरलता। तो तरलता ज्यादा हो रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, मार्केट में पैसा ज्यादा हो रहा है। अगर तरलता कम हो रही है तो मार्केट में पैसा कम हो रहा है। तो तरलता का बस अर्थ है वो आप समझ ही गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम क्या, एमसीएलआर है। एमसीएलआर होता क्या है, एमसीएलआर इसकी फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग। परिभाषा क्या है, यह बैंकों द्वारा ऋण की न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करने के लिए एक तरीका है। देखिए फुल फॉर्म आपने देख ही लिया है। एमसीएलआर का सीधा सा मतलब कोई नहीं होता, इसको बेस रेट मान लीजिए आप। बेस रेट में अंतर क्या है, बेस रेट को एमसीएलआर में क्या परिवर्तित कर दिया गया था, कब किया गया था, 2016-17 से पहले। मतलब अभी जो हम एमसीएलआर बोल रहे हैं इसको पहले क्या बोलते थे, बेस रेट। बेस रेट का सीधा सा मतलब क्या होता है, आरबीआई बोलती है बैंकों से कि आप इससे नीचे लोन नहीं दे सकते। अब ऐसा बोलती क्यों है, वो इसलिए बोलती है जिससे क्या संतुलन बना रहे सभी बैंकों के बीच। अगर वो बेस रेट नहीं रखेगी तो होगा क्या,
कि मान लीजिए ये दो बैंकें हैं आपकी, कौन सी, एसबीआई मान लीजिए, एक मान लीजिए आप एचडीएफसी, एचडीएफसी, हाँ। तो एसबीआई बोलेगी किसी एक ग्राहक है, वो एक ग्राहक एसबीआई के पास बोला गया, उसने बोला, एसबीआई ने बोला कि मैं तुम्हें 7% इंटरेस्ट के साथ लोन दे दूंगी। अब एचडीएफसी के पास गया तो बोला, वो बोलेगी, एचडीएफसी बोलेगी अगर वो 7% पर दे रहा है तो मैं 6 पर। वो वापस जाएगा एसबीआई के पास, वो बोलेगा कि वो तो 6% पर दे रहे हैं, तो वो बोल देगा कि मैं 5% पर दूंगा। तो मार्केट संतुलित रहे, बैंकों का जो लोन लेने देने की प्रक्रिया है वो संतुलित रहे, इसलिए वो क्या रखता है, बेस रेट। तो बेस रेट 2016-17 से पहले बोलते थे 2000 बेस रेट, और 2016 के बाद क्या बोलते हैं हम, एमसीएलआर। अब इसकी कौन करता है, आरबीआई। इसका निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है, सीधा सा। तो एमसीएलआर का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब इसका यही है। अब इसका एवरेज लगाते कैसे हैं कि बेस रेट या एमसीएलआर कितना होना चाहिए। तो इसके तीन तरीके हैं, तीन तरीके के सिर्फ हम नाम देखेंगे, इनको ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे, सिर्फ नाम लिख लीजिए आप और सिर्फ याद कर लीजिए। इसका क्या है, फंड का, फंड का औसत मूल्य, औसत मूल्य। अब सेकंड क्या है, फंड का सीमांत मूल्य, मूल्य। और फंड का मिश्रित मूल्य, मिश्रित मूल्य। इनके आधार पर क्या निकाला जाता है, आपका एमसीएलआर रेट निकाला जाता है। तीन प्रक्रिया, ये आपके तीन कारक हैं, तो तीन कारक को सिर्फ आप याद कर लीजिए। यहाँ पर फंड का तात्पर्य क्या है, फंड का तात्पर्य है आपका कि बैंकों के पास एनडीटीएल कितना है, सीधा सा। तो फंड का मतलब क्या है आपका, एनडीटीएल। हमने एमसीएलआर देख लिया, अब हम देखेंगे सीएआर। अब सीएआर क्या होता है, सीएआर भी कुछ नहीं होता, जैसे कि हमने एमसीएलआर देखा क्या, कि बैंक इससे नीचे, इस दर से नीचे लोन नहीं दे सकते लोगों को। तो सीआर वही आपकी सेकंड कॉन्सेप्ट है, वो है कि सीआर का मतलब क्या है, यह बैंकों के पास उपलब्ध पूंजी और उनके जोखिम भर संपत्तियों का एक अनुपात है। यानी बैंक, आरबीआई बोलता है बैंकों से कि अपने पास आपको मिनिमम इतना पैसा तो रखना पड़ेगा, कि आप भले ही कितना भी लेन देन कीजिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसमें से सीआरआर और एसएलआर तो घट ही गया, उसके बाद भी आपको इतना कैपिटल खुद के पास रखना होगा कि मान लीजिए अगर व्यवस्था ऐसी हुई कि आपके पास पैसा नहीं है, तो उस पैसे का प्रयोग भी किस में किया जा सके, लोगों की जो मांग कर रहे हैं या लोगों का जो पैसा जमा है उनका पैसा वापस करने में। तो सीआर आप सीधा समझ गए होंगे। और इसकी अगर अच्छी हेडिंग देखें तो वही है, बैंक की कुल पूंजी के हिसाब से नगद अनुपात का प्रावधान। नगद अनुपात का प्रावधान कैसे है, आपको, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपका एक अनुपात, मतलब कितना भी अनुपात जो आरबीआई आपसे बोलती है, और बेसल 3 के मानकों के तहत यह कितना है, 10.5%। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका मिनिमम 10.5%, यानी 10,500 रुपए से ऊपर होना चाहिए कि आपके पास कैश, कैश होना चाहिए, पैसा होना चाहिए आपके पास, मुद्रा होनी चाहिए, सीधा सीधा सब। इसके बाद आप क्या रख सकते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं और अदर थिंग्स, अदर चीजें रख सकते हैं, सीधा सा। तो एमसीएलआर आप समझ गए थे कि इससे नीचे हम लोन नहीं देंगे। कौन बोलता है, आरबीआई। आरबीआई की इस रणनीति को या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एमसीएलआर। और सेकंड क्या हमने देखा, सीआर, नाम से ही फिक्स इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर्याप्तता, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात बोलते हैं इसको, सीधा सा। तो आप नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि हमको अपने जो टोटल फंड है, टोटल हमारे पास जो पैसा है, उपलब्ध पूंजी है, उसका कुछ प्रतिशत, कुछ प्रतिशत हमको कैसे रखना पड़ता है, नगद में रखना पड़ता है, नगदी या कैश बोल सकते हैं, कैश अच्छा रहेगा वर्ड आपके लिए, कैश में रखना पड़ता है। आप बिल बिलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, एक क्या है आपकी टर्मिनोलॉजी या शब्दावली बोले हम उसको, क्या है, बिलफुल डिफॉल्टर। इसको आप हिंदी में याद ना करते हो, इंग्लिश में याद कीजिए कि बिलफुल डिफॉल्टर क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति
संस्था, बैंक या कंपनी जानबूझकर कर्जे को नहीं चुकाती है, जानबूझकर। जैसे कि आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, विजय माल्या। तो वो क्या है? वो बिल्कुल डिफॉल्टर है। मान ली डिफॉल्टर तो है, डिफॉल्टर मतलब कि वो कर्जा नहीं चुका पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्टर। और बिल्कुल डिफॉल्टर किसे बोलते हैं? जो जानबूझकर नहीं चुका रहा है, यानी जिसकी क्षमता है, अगर वह चाहे तो आपके कर्जे को चुका सकता है, लेकिन वह जानबूझकर नहीं चुका रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल डिफॉल्टर। अब एक चीज हम और देखेंगे, जैसे हमने मौद्रिक नीति पढ़ ली, तो देखिए अब एक चीज और पढ़ेंगे। हाँ, इसमें देख लेते हैं हम। देखिए, ये मार्केट है आपका, मार्केट है, ये आपकी अर्थव्यवस्था, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था ये है। इसमें आपका आरबीआई कार्य कर रहा है, इसमें आपकी जनता है, इसमें आपकी बैंक हैं, अन्य कंपनियां हैं, ये अन्य संस्थान हैं, कई सारी चीजें। अब ये चलता कैसे? अर्थव्यवस्था मुद्रा के आधार पर चलती है, कि मुद्रा, पैसा। यहाँ पर मुद्रा को अगर हम धन बोलें तो अच्छा रहेगा, धन, पैसा। अब धन कितने प्रकार से हो सकता है? वही, ये मुद्रा में हो सकता है, यानी नोट। सेकंड, ये आपका सोने चांदी में हो सकता है, सोने चांदी में। तीसरा किस में हो सकता है? परिसंपत्तियों में। चौथा किस में हो सकता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है, सिक्योरिटीज में हो सकता है। तो जो भी आपके पास जो धन है, उसको हम या मुद्रा बोल सकते हैं, आप इसको मुद्रा ही बोलते हैं। इस मुद्रा को कई भागों में बांटा जाता है, किसके द्वारा? बेसल एक समझौता था, विश्व में एक बेसल समझौता हुआ था। उसमें कहा गया था कि आप मुद्रा को अलग अलग भागों में बांटे बांटे रहिए, जिससे क्या होता है? व्यवस्था बनी रहती है, जिससे हमको एग्जैक्ट डेटा हमारे पास रहता है कि कौन सी मुद्रा कितनी है और कब इसको कैसे संतुलित और नियंत्रित करना है। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आया हुआ है यूपीएससी में, और सीपीएफ में 2019 या 20 के आसपास आया था, और सीडीएस में भी 2016 या 17-18 के आसपास ये क्वेश्चन आया है, और 1-2 बार आया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं सिर्फ एक बार ही आया हो। तो सीधा देखिए, इसको समझते हैं। अब इसके टाइप कितने होते हैं? इसके टाइप होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, M0, M1, M2, M3 और M4। अब M0 मतलब मैंने बोला था ना कि मुद्रा को हमने कितने भागों में बांटा? 1, 2, 3, 4, 5। तो M0 को मतलब क्या होता है? M0 को हम या लगा के दीजिए यहाँ पर, आरक्षित मुद्रा भी बोलते हैं, यानी रिजर्व करेंसी भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? आप चाहे तो इस ब्रैकेट को ऐसे ही बना सकते हैं, और ऐसे ही आपको बनाना भी है, C+R प्लस आपका O। C का सीधा सा मतलब क्या है आपका? प्रचलन में जो मुद्रा है, आपके मार्केट में जितनी भी मुद्रा घूम रही है, आपके पास जो भी पैसा है, जो चल रही है, मेरे पास 1000 रुपये कैश में रखे होंगे, तो प्रचलन में जो भी मुद्रा है, यानी जो बैंकों में जमा है और जो मार्केट में घूम रहा है, तो वो क्या है आपका? सी। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है आरबीआई के पास, आरबीआई के पास, आप लिखते जाइए साथ साथ में। फर्स्ट है आपका प्रचलन मुद्रा, सी का मतलब है प्रचलन मुद्रा, प्लस आरबीआई के पास जमा बैंकर की रकम, यानी बैंकों द्वारा जो जमा किया गया पैसा किसके पास? आरबीआई के पास। कैसे कैसे होता है? ये होता है कैसे? आपके सीआरआर में होता है। और जब आप रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था, आप तब भी आपसे बोला था, और एक आपने एसडीएफआर पढ़ा, और एक आपने एमएसएफ पढ़ा। तो इनके माध्यम से क्या होता है? बैंकों का पैसा है वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। तो क्या है? प्रचलन मुद्रा, आरबीआई के पास बैंकर की रकम, और प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं। तो आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो भी किस में आएगा? M0 या आरक्षित मुद्रा में। तो आर ओ का मतलब क्या है? आरबीआई के पास अदर जो जमाएं हैं, या अदर क्या है आपके पास? अन्य क्या है? जमाएं, हाँ, जमा। तो इसको क्या बोलते हैं? M0। ये सूत्र को आप अच्छे से याद करेंगे सभी को। अब M1 क्या है? सीमित मुद्रा। सीमित मुद्रा का सीधा सा मतलब यहाँ पर क्या है? सीमित मुद्रा, या M1 को हम क्या बोलते हैं? नैरो मनी, नैरो मनी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? जनता के पास जो रकम है, जनता के पास जो रकम है,
मतलब जो सेविंग रखी हुई है किसके पास, जनता के पास, कहाँ पर, घर में, जिसका वो सेविंग में कर रहा है, ना कि उसका प्रयोग क्या करते हैं वो बाजार गतिविधियों में कर रहे हैं। यानी आपको ये पता होगा कि आपके घर में और लगभग भारत के हर एक घर में क्या होता है, कुछ सेविंग हम रखते हैं। तो जो भी रकम है, एक वो, वही सी, और आपका क्या है सेकंड, प्लस प्लस आप क्या जोड़ेंगे इसमें, जनता के पास। लिखते जाइए, आप इस सूत्र को लिखिए, ये ज्यादा आसान होगा हिंदी में जो लिखा हुआ है। जनता के पास जमा रमक रकम प्लस बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था में जमा मांग। अब ये लिखा है जमा मांग, जमा मांग। अब आपको पता होगा कि जमा मांग और समय मांग में अंतर क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था, अभी लास्ट स्लाइड में, कुछ स्लाइड पहले। एक 10 सेकंड और देख लेते। जमा मांग का सीधा सा मतलब होता है कि हम अपना अकाउंट में जब पैसा जमा करवाते हैं तो हाल के हाल हम उसको निकाल भी लेते हैं, यानी सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। और सेकंड क्या है, हम अगर एफडी कराते हैं या एसआईपी कराते हैं तो वो क्या होती है, वो आती है आपकी समय मांग। यानी एक निश्चित अवधि के बाद ही आपको वो पैसा मिलेगा, इससे पहले नहीं। तो जमा मांग यानी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, सीरियस मतलब। और प्लस क्या है इसमें, आरबीआई के पास अन्य जमाएं। तो आपके तीन चीजें हो गई, 1 2 3। ये हुई कि आपकी M1 सीमित मुद्रा या नैरो मनी या M1, कुछ ही बोल सकते हैं इसको। अब तीसरा क्या है आपका, तीसरा है M2। M2, M2 का कोई अन्य नाम नहीं है। M2 का इसमें करना क्या है, हमने जो M1 देखा, M1 क्या है, M1 और प्लस इसमें क्या जोड़ देते हैं, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस जमा बैंकों में जमा बचत। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में भी क्या होते हैं, खाते खुलते हैं, बैंक खाते होते हैं वो खुलते हैं। तो उसमें जो लोग पैसा जमा करते हैं वो पैसा सिर्फ M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो क्या है ये M2, सीरियस मतलब। M0 हमने पढ़ी लिया, M0 का मतलब क्या था, प्रचलन में मुद्रा, रिवीजन कर लीजिए 1 मिनट में। प्लस क्या है, आरबीआई के पास जमा किसकी, बैंकों की रकम। तीसरा, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अन्य। अब हमने नैरो मनी देखा, तो नैरो मनी क्या होता है, जनता के पास रकम, जो जनता के पास रकम रखी हुई, जनता के पास रकम। सेकंड, बैंकिंग व्यवस्था में जमा मांग, जमा मांग, और प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं। अब तीसरा क्या है, M2। M2 का सूत्र क्या है, M1 ये है आपकी, जो कि यहाँ पर सूत्र है, ये तो होगा ही, इसके साथ क्या क्या जोड़ देंगे हम, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। अब देखेंगे हम M3। M3 को क्या बोलते हैं, व्यापक मुद्रा भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। इसमें क्या जोड़ देंगे हम, M1 प्लस बैंकिंग व्यवस्था में जमा समय, सीधा से लिखिए M1 प्लस TD की जगह लिखिए बैंकिंग व्यवस्था में, बैंकिंग व्यवस्था में जमा समय। अब लिखेंगे M4, M3, ये जो हमने यहाँ लिखा, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स हैं उसको जोड़ देंगे बस। सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा समझा तो हमने दिया है, समझ में भी आ गया होगा, बस इसको याद करने में थोड़ी सी समस्या होगी, तो इसका थोड़ा ज़्यादा बार रिवीजन करें, इससे क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्या, कुछ खाते देख लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप खाता खुलवाने चाहते हैं तब बैंक आपसे पूछती है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड होगा, अगर आपने यूज़ किया होगा, तो जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो आपको किस अकाउंट से निकालना है, तो आपके पास अलग अलग क्या आते हैं, ऑप्शंस आते हैं। उसमें क्या आता है, बचत खाता लिखा रहता है, चालू खाता लिखा रहता है। अदर दो खाते भी होते हैं, तो इन खातों को समझ लेते हैं। बचत खाता का सीधा सा मतलब क्या होता है, ये तो आपके पास परिभाषा है ही, थोड़ा सा आपको उदाहरण के द्वारा समझा दें। बचत खाता का मतलब होता है ऐसा खाता जिसमें हम अपनी सेविंग्स जमा करते हैं, और इस पर हमको बैंक क्या देती है, ब्याज देती है, एक एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत पर क्या ब्याज देती है, समय पर।
कि मान लीजिए 1 महीने में कितना 0.1% ब्याज मिल रहा है, सीधा सा। ये हो गया क्या आपका बचत खाता। सेकंड क्या है आपका चालू खाता। चालू खाता का सीधा सा मतलब होता है ये बैंक अकाउंट हम किस लिए खुलवाते हैं, ये खुलवाते हैं हम अपने कॉमर्शियल कार्यों के लिए या वाणिज्यिक कार्यों के लिए। कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, बचत खाते से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इधर उधर नहीं होते, जबकि चालू खाते में क्या होता है लेन देन बार बार हो सकता है। यानी आप चालू खाते का जो एटीएम होगा उससे एक दिन में ज़्यादा पैसे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो सेविंग अकाउंट है उसके एटीएम से आप लेन देन कम ही कर पाएंगे तुलनात्मक रूप से इससे। इसमें एक और विशेषता क्या है, इस चालू खाते में जो पैसा जमा है इस पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देती है। बस इतना समझ लीजिए, एक ये विशेषता आपके पास सामने लिखा है, उदाहरण भी लिखे हैं। तीसरा क्या है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का सीधा सा मतलब मैंने आपको बताया था अभी इसी क्लास में कि हम पैसा जमा कर देते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए, आपने नाम नहीं सुना होगा एफडी। हमने 1 लाख रुपए की एफडी कर दी 6 साल के लिए, तो 1 लाख रुपए का हमें 1.5 लाख रुपए मिलेगा 6 साल बाद। इससे पहले अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। अगर आप पैसे को निकालते हैं तो आपका इसका बहुत परसेंटेज कट कर मिलेगा। यानी आपने 1 लाख जमा भी किया है, अगर आप चाहते हैं कि आप 4 साल में ही इसको निकालना है या 6 साल से 2 दिन पहले भी आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपने 1 लाख जमा किया तो आपको 80 से 90 हज़ार रुपये ही आपको प्राप्त हों, सीधा सा। तो फिक्स डिपॉजिट होता है, इसमें हमको एक निश्चित अमाउंट मिलता है, निश्चित अमाउंट मिलता है। अब इसमें लिखा है ना जिस पर बैंक उच्च ब्याज दर प्रदान करता है। ये ब्याज दर है क्या, ये ब्याज दर फिक्स कर देता है कि मैं तुमको 50,000 ब्याज दूंगा। ये कोई रेट नहीं लगाता कि मैं 2% ब्याज दूंगा, कितना दूंगा। ये सीधा बोलेगा कि मैं 50,000 इतना दे दूंगा। अब आवर्ती जमा खाता क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसको लिखिए। आपने सुना होगा एसआईपी का नाम। एसआईपी का सीधा सा मतलब क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी प्रक्रिया यही होती है कि हर महीने आप एक निश्चित राशि या अमाउंट क्या करते हैं बैंक में जमा करते हैं इस खाते में, और एक निश्चित समय बाद, यानी आपने 3 साल इसको जमा कर दिया तो आपको 3 साल बाद इतना पैसा इकट्ठा मिल जाएगा। अब इसमें आपको फायदा क्या है, आपको लगेगा ये तो सेविंग अकाउंट की तरह है। सेविंग अकाउंट की तरह तो है ही, लेकिन आपको इकट्ठा, मान लीजिए अगर आपको 1,000 रुपये जमा करने हैं तो आपको हर महीना इसका जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको क्या करता है, आपका चालान होता है, चाला होता है, यानी आप पर आपके पैसे कटते हैं जब आप अगली बार पैसा इसमें जमा करेंगे तब। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट पर हम पर कोई बाध्यता नहीं होती कि आप इतना पैसा जमा ही कीजिए हर महीने। तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद हमको इकट्ठा पैसा मिलेगा। और सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में हमको ब्याज जो मिलेगा वो इसकी तुलना में कम मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा, और आवर्ती जमा खाते में क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ इतना ही अंतर है दोनों में। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मौद्रिक नीति को अच्छे से समाप्त कर लिया है। अब बाकी की जो शब्दावलियाँ बची हैं, जो अवधारणाएं बची हैं, उसको हम अगली क्लासेस में देखेंगे, चाहे वो बैंकिंग से संबंधित हो, आरबीआई संबंधित हो या मौद्रिक नीति से संबंधित हो। तो चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं।